से कृपया अपना ओजस्वी संबोधन प्रस्तुत करने का कष्ट करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं आप सभी प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं कि हम सबका सौभाग्य है कि देश की स्वाधीनता कि अमृत महोत्सव वर्ष का हम सबको साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। 1947 में पराधीनता के खिलाफ एक लंबी लड़ाई के बाद देश अनगिनत बलिदानों के कारण स्वतंत्र हुआ था। देश की स्वाधीनता की क्या कीमत होती है कि देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर बने हुए शहीद स्मारक, स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए वे सभी स्मारक इस बात के जीवंत गवाह हैं। तो आधुनिक भारत के एक महातीर्थ के रूप में हम सबको देश की स्वाधीनता की लड़ाई का एहसास कराते हैं। मैं इस अवसर पर 1857 से प्रारंभ हुई देश की स्वाधीनता की उस सामूहिक लड़ाई के अवसर पर इस देश ने विदेशी हुकूमत को अपनी ताकत का एहसास कराया था। कहीं झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में, कहीं बलिया में मंगल पांडे का नेतृत्व, कहीं लखनऊ में स्वाधीनता आंदोलन के लिए मर मिटने वाले सभी क्रांतिकारी, कोई मेरठ में, कोई गोरखपुर में और देश के अलग अलग भागों में एक सामूहिक लड़ाई देश की स्वाधीनता के लिए आगे बढ़ी थी। उसी का प्रतिफल है कि मात्र 90 वर्षों के अंदर विदेशी हुकूमत को इस देश को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। आज हम सबका सौभाग्य है कि जब हम देश की स्वाधीनता के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तब हम देश की स्वाधीनता की इस निर्णायक लड़ाई को एक निर्णायक स्थिति में पहुंचाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति नमन कर सकें। लखनऊ से ही 1916 में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर के रहेंगे का उद्घोष करने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का उद्घोष देश की स्वाधीनता का एक मंत्र बन गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वातंत्र वीर सावरकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी
जैसे स्वाधीनता संग्राम के इन अमर सेनानियों ने देश की इस लड़ाई को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की। क्रांतिकारी गतिविधियां पूरे देश के अंदर चलती रही और उत्तर प्रदेश तो इस मामले में इस निर्णायक लड़ाई का एक केंद्र बिंदु बना। जब हम देश की स्वाधीनता के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, हमें ये नहीं विस्मृत करना चाहिए यह वर्ष चौरी चौरा के ऐतिहासिक घटना का शताब्दी वर्ष भी है। 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा में वहां के किसानों ने, वहां के नागरिकों ने विदेशी हुकूमत के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई को आगे बढ़ाया था। बलिया ने 1942 में ही अपने आप को स्वाधीन घोषित कर दिया था। मेरठ के अंदर क्रांतिकारियों ने देश की स्वाधीनता को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के अंदर कैसे हमें भारत के आन बान और शान के इस तिरंगे को पहनाना है, यह उद्घोष उस लड़ाई के दौरान कर दिया था। और काकोरी की घटना को कौन विस्मृत कर सकता है। इसी लखनऊ में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, असफाउल्लाह खां, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी जैसे क्रांतिकारियों ने विदेशी हुकूमत के खिलाफ जिस क्रांति का बिगुल बजाया था, उसकी परिणति 15 अगस्त 1947 को देश की स्वाधीनता के रूप में हम सबको देखने को मिला। और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हम देश की स्वाधीनता के इस अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक नए भारत, एक श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार होते हुए देख रहे हैं। मैं इस अवसर पर देश की स्वाधीनता के लिए उन सभी अमर सेनानियों को कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश की स्वाधीनता के बाद देश के बाह्य और आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाए रखने, भारत के नागरिकों को एक सुरक्षित माहौल प्रदान करने वाले भारत के सभी वीर जवानों को, जिन्होंने देश के अंदर विभिन्न युद्धों में अपने आप को बलिदान किया, आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए जिन्होंने अपनी आहुति दी, उन सभी जवानों को भी मैं इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, देश जब अपना अमृत महोत्सव का इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है, तो देश की सबसे बड़ी आबादी के इस राज्य से इस देश की कुछ अपेक्षाएं होंगी। उन अपेक्षाओं पर खरा उतरना ही भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, भारत के उन वीर जवानों जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपनी आहुति दी, अपना बलिदान दिया, उन सब के प्रति हमारी विनम्र श्रद्धांजलि यही होगी कि हम लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का पालन करें। यही हमारे लिए हमारा राष्ट्र धर्म भी है। हमारी आस्था व्यक्तिगत हो सकती है, हमारी अपनी पूजा पद्धति विशिष्ट हो सकती है, लेकिन जब हम राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं तो हमारा कर्तव्य ही हमारा धर्म होता है। और अपने उस कर्तव्य का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन, यही राष्ट्र धर्म। अगर प्रदेश का हर नागरिक
पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ इसका पालन करने लग जाए तो भारत को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस एक नए भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक से अपेक्षा की है वह एक स्वच्छ भारत, एक स्वस्थ भारत, एक समृद्ध भारत, एक नया भारत और एक श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने में कोई देर नहीं लगेगी। अमृत महोत्सव वर्ष ऐसे समय में हमारे सामने है जब वैश्विक महामारी कोरोना पूरी दुनिया को पस्त किए हुए है, लेकिन कोरोना महामारी के ही बीच से रास्ता निकाल करके जीवन और जीविका को बचाने के लिए जो एक नई प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है, हम सब उसके बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम देश के उन सभी वैज्ञानिकों का अभिनंदन करते हैं जिन्होंने पहली बार किसी एक बीमारी के खिलाफ मात्र 9 माह के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2 वैक्सीन देकर के इस देश को एक सुरक्षा कवच भी प्रदान किया है। कोरोना के खिलाफ चल रही है लड़ाई, चाहे वह टेस्ट में हर एक क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने का हो। उत्तर प्रदेश ने लड़ाई 0 से प्रारंभ की और आज हम प्रदेश के अंदर 4 लाख कोरोना टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता हासिल कर चुके हैं। देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। लगभग 7 करोड़ टेस्ट अब तक हम लोग संपन्न करने जा रहे हैं। देश के अंदर कोरोना के उपचार के लिए प्रत्येक नागरिक को मुफ्त में उपचार की सुविधा उपलब्ध हो सके, इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्यक्रम आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश ने इसमें कुछ सफल मॉडल भी देश के सामने प्रस्तुत किए जिसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई। लेकिन इसके साथ ही देश के अंदर प्रत्येक नागरिक को कोरोना से सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए मुफ्त में वैक्सीन, सबको वैक्सीन के इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर के जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें भी अब तक उत्तर प्रदेश सर्वाधिक वैक्सीन देने वाला राज्य है। लेकिन ये लड़ाई यहीं पे थमती नहीं। हमें जीवन और जीविका दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखते हुए इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी है। लेकिन साथ ही साथ हमें प्रत्येक नागरिक के जीविका की भी रक्षा करनी है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब देश आजादी के 75 वर्ष पूरा करेगा तब हम देश के सामने इस स्थिति में होंगे कि हमारे पूर्वजों ने न केवल देश की स्वाधीनता की लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को आज से 75 वर्ष पूर्व साकार करने के लिए अपनी आहुति दी थी, अपना बलिदान दिया था, बल्कि आज इस देश के यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भी हम लोग एक भारत, श्रेष्ठ भारत और समृद्ध भारत की इस परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश विगत 4 वर्ष के दौरान जो उत्तर प्रदेश देश की छठी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था, आज देश की दूसरी अर्थव्यवस्था के रूप में यह देश के सामने उभर करके सामने आ चुका है। यह उत्तर प्रदेश, इस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि व्यवसाय की सुगमता उत्तर प्रदेश में नहीं, कानून व्यवस्था का बदहाल स्थिति, दंगों की एक श्रृंखला खड़ी होना, सौहार्द का चौपट होना,
अराजकता जिसकी पहचान बन चुकी थी, और जिस प्रदेश में हम कहते थे कि आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन आर्थिक प्रगति में और कानून व्यवस्था की ध्वस्त स्थिति में उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का एक संकट खड़ा हो जाता था। आज उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था की स्थिति में देश के अंदर एक रोल मॉडल बनकर के खड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश की सुदृढ़ स्थिति और विगत 53 माह में उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी सांप्रदायिक दंगा न होना, प्रदेश में कानून व्यवस्था की मजबूत स्थिति के साथ साथ प्रत्येक नागरिक में सुरक्षा का भाव पैदा होना, इस बात को रेखांकित करता है कि उत्तर प्रदेश की जिस लड़ाई को आगे बढ़ाया गया है, उसके परिणाम स्वरूप ये केवल कानून व्यवस्था और प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की धारणाओं को बदलने में नहीं, बल्कि इसने प्रदेश के अंदर निवेश की एक नए युग का शुभारंभ भी किया है। आज दुनिया का हर निवेशक अपने निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश को स्वीकार करता है, और उसी का परिणाम है इस प्रदेश में युग बीत जाता था, निवेश एक फूटी कौड़ी नहीं आ पाती थी। आज वही प्रदेश विगत 4 वर्ष के दौरान 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश विभिन्न क्षेत्रों में करने में सफल हुआ है। प्रदेश के करोड़ों नौजवानों को रोजगार और नौकरी की सुविधा इसके माध्यम से प्रदान करने में सफल हुआ है, और प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी की भर्ती की प्रक्रिया तो अपने आप में एक दिवा स्वप्न था। एक कहीं जातिवाद की चपेट में आता था, कहीं या क्षेत्रवाद की चपेट में आता था, और कहीं पर इस सरकारी नौकरियां बेईमानी और भ्रष्टाचार की कठपुतली बनकर के प्रदेश की प्रतिभा और प्रदेश के नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करता था। लेकिन आज जब प्रदेश के अंदर हमारी सरकार 4.5 वर्ष का कार्यकाल अपनी पूरी करने की ओर अग्रसर है, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 4.5 लाख नौजवानों को हमने प्रदेश के अंदर शासकीय सेवा में नौकरी का अवसर भी पूरी पारदर्शी और ईमानदारी के साथ प्रदान किया है। प्रदेश के अंदर ईज ऑफ लिविंग के उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भी बेहतर प्रयास हुए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में हम सब सुनते आए थे। उत्तर प्रदेश पहले कहां था? 14वें नंबर पर था। आज जब व्यवसाय की सुगमता की बात होती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात होती है, उत्तर प्रदेश देश के अंदर अपनी रैंकिंग को सबसे अच्छी सुधार करते हुए दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आया है। इसी प्रकार की स्थिति देश के अंदर ईज ऑफ लिविंग में कोई भी ऐसी कल्याणकारी और गरीब कल्याणकारी योजनाएं जिसके माध्यम से उस प्रदेश के नागरिकों को हम एक नई राह दिखा सके, जीवन की एक नई राह दिखा सके, उसमें उत्तर प्रदेश की स्थिति पहले कहां थी? प्रधानमंत्री आवास योजना में 2016 तक उत्तर प्रदेश का 23वां स्थान था। आज देश के अंदर प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने में उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर है। 40 लाख लोगों को हम लोगों ने एक आवास उपलब्ध करवाया है। स्वच्छ भारत मिशन में उत्तर प्रदेश 27वें स्थान पर था। जब 2017 में मुझे प्रदेश की बागडोर सौंपी गई तो राष्ट्रपति जी से भेंट के दौरान उन्होंने इस बारे में कहा। उस समय देश के अंदर शहरी विकास मंत्रालय का दायित्व वह निर्वहन कर रहे थे। जब मेरी उनसे मुलाकात होती है तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन की सफलता उत्तर प्रदेश में निहित करती है, लेकिन लगता है उत्तर प्रदेश के कारण देश इस लक्ष्य को समय से पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन हम लोगों ने प्रदेश के अंदर शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर, स्वच्छाग्रहियों ने, जनप्रतिनिधियों ने
इसका परिणाम है कि 2,61,00,000 लोगों को एक एक इज्जत घर देने और देश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य को समय से पूर्व प्राप्त करने में जो भूमिका उत्तर प्रदेश ने निर्वहन किया, उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश ने इसकी सराहना हुई और उत्तर प्रदेश के कारण स्वच्छ भारत मिशन के अंदर न केवल हम लोगों ने प्रत्येक गरीब परिवार को एक एक शौचालय उपलब्ध कराया, बल्कि नारी गरिमा की रक्षा के साथ ही आम नागरिक के स्वास्थ्य को भी आगे बढ़ाने में मदद मिली। मुझे याद है पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1977 से गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी में और 38 ऐसे जनपद थे प्रदेश के जहां पर बड़े पैमाने पर बच्चों की मौतें होती थी। ये मस्तिष्क ज्वर से बहुत सारी जगह में उस बीमारी को लोग अज्ञात बीमारी कह करके मौत के सिलसिले को आगे बढ़ने देते थे। लोग ये मान करके कि मरने वाला बच्चा गरीब है, अल्पसंख्यक या अनुसूचित जाति से जुड़ा हुआ है, उन्हें केवल वोट बैंक तक सीमित करके रख देते थे। जब ये बच्चे तड़पते थे कोई उनका हाथ नहीं लेता था। 1977 से लेकर के जो सिलसिला प्रारंभ हुआ 2017 तक मौत का सिलसिला चलता रहा। स्वच्छ भारत मिशन और प्रदेश सरकार के द्वारा अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से जिस अभियान को हम लोगों ने आगे बढ़ाया, आज उसका परिणाम है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत 38 जनपदों में इंसेफ्लाइटिस के इस कहर को पूरी तरह नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। 95% मौत के आंकड़ों को पूरी तरह नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। अब इंसेफ्लाइटिस से हर एक बच्चे की जान बचाने का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास है और उस प्रकार के अभियान को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने के लिए हमारा तंत्र पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की चर्चा होती थी। 2017 में प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर 17% से अधिक थी, लेकिन नए जो ताजे आंकड़े हैं, प्रदेश के अंदर जो निवेश हुए हैं, प्रदेश के अंदर स्वतः रोजगार के जो अवसर उपलब्ध कराए गए हैं, इन सब का परिणाम है कि आज बेरोजगारी की दर को हम 17 से 4% तक लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। लेकिन इस दिशा में नए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। प्रदेश के अंदर हर एक क्षेत्र में किसानों का हो,